Okay, so today we will discuss SK22. This is lecture number 2. पिछले लेक्चर में हमने 100 MCQs तक पढ़े थे. वारफरिन इनहिबिट सिंथेसिस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट क्लॉटिंग फैक्टर्स. तो आज हम इस पेपर को मेडिसिन का फर्स्ट पेपर है, इसको हम ख़त्म करेंगे. प्लीज़ बिफोर स्टार्टिंग आई विल लाइक टू रिक्वेस्ट काइंडली डू सब्सक्राइब टू द पेज. आपका कुछ भी नहीं जाएगा, जस्ट सब्सक्राइब बटन आपने दबाना है. Thank you. A boy developed jaundice and dark urine after sulfonamide use. Heinz bodies are seen. इसका डायग्नोसिस क्या है? तो जब भी आपको हीन्स बॉडीज़ या बाइट सेल्स मिले तो ये टिपिकल कीवर्ड्स हैं, आपको G6PD डिफिशिएंसी में मिलते हैं. A woman in rehab for many years with liver disease. इसका मोस्ट लाइकली कॉज क्या हो सकता है? एक वुमन है जो रिहेबिलिटेशन में मैनी ईयर्स से है, उसको लिवर डिजीज़ हुआ, तो दिस इज़ बिकॉज ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज़. ऑप्शन नंबर बी. A young boy develop infection after IV fluids. Healthcare worker has hand infection. Likely organism क्या है? तो यंग बॉय है, उसको इन्फेक्शन हुआ आफ्टर IV fluids, और हेल्थ केयर वर्कर हैज़ हैड इन्फेक्शंस, हैंड इन्फेक्शंस, तो इसमें लाइकली ऑर्गेनिज्म इज़ योर स्टेफ ऑरियस. ठीक है, आईवी ड्रग अब्यूज़र्स में स्टेफ ऑरियस इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज. फिर है 55 ईयर ओल्ड शिप यार्ड वर्कर प्रेजेंट्स विद प्रोग्रेसिव डिस्पनिया एंड चेस्ट पेन. इमेजिंग शोज प्लूरल थिकनिंग विद मल्टीपल प्लूरल प्लेक्स. बायोप्सी पे आपको मेलिग्नेंट स्पिंडल शेप सेल्स अराइजिंग फ्रॉम द प्लूरा नज़र आ रही है, और एक्सपोजर टू विच सब्सटेंस इज़ मोस्ट स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन. तो एक्सपोजर है टू एस्बेस्टोस. ये प्लूरल प्लेक्स वगैरह आपके साथ सारे कॉज होते हैं ड्यू टू एस्बेस्टोस. मीजोथीलियोमा का सिनेरियो था. मीजोथीलियोमा एक मेलिग्नेंट ट्यूमर है ऑफ द प्लूरा strongly associated with asbestos exposure, especially in shipyard and construction workers. फिर है drug used for symptomatic treatment of hyperthyroidism. तो आपने symptomatic treatment of hyperthyroidism के लिए क्या चीज़ देनी है? You have to give option numbers C propanolol beta blocker. अच्छा, फिर है डिजॉक्सिन बिलोंग टू विच ड्रग क्लास. तो डिजॉक्सिन आपके साथ अमंग्स द फॉलोइंग क्या है? ग्लाइकोसाइड, अल्कलॉइड, पेप्टाइड, स्टीरॉइड. सो डिजॉक्सिन इज़ अ ग्लाइकोसाइड. ऑप्शन बी. फिर है पेशेंट डिवेलप डीवीटी ऑन 8 पोस्ट ऑपरेटिव डे. मोस्ट लाइकली कॉज क्या है? तो एक पेशेंट को डीवीटी डिवेलप हुई आफ्टर 8 पोस्ट ऑप डे. इसका मोस्ट लाइकली कॉज है वीनस स्टेसिस की वजह से. A woman with irregular menses cycle is advised a mid-cycle test. Endometrial biopsy taken at this time will most likely show which phase. तो irregular menses cycle है और advised a mid-cycle test. Endometrial biopsy taken at this time will most likely show which phase. तो ये इस टाइम अगर आप endometrial biopsy लोगे, it will show proliferative phase. Option number B, that is proliferative phase. फिर है upper part of duodenum ulcer bleeds due to injury. upper upper part of duodenum ulcer bleeds due to injury to which artery? तो duodenum का upper part में gastroduodenal artery आपको मिलती है. A nail pierces between first and second metatarsal. Which artery is injured? तो first और second metatarsal में आपके साथ dorsalis pedis artery होती है. आपको इसी तरह MCQs याद होने चाहिए कि फर्स्ट और सेकंड मेटाटार्सल में डायरेक्टली आपको आपके माइंड में आना चाहिए कि इट इज़ डोर्सालिस पीडिस आर्टरी रन्स बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मेटाटार्सल्स. इन द लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी विच रिस्पायरेटरी वॉल्यूम डिक्रीज. तो लास्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में कौन सा रिस्पायरेटरी वॉल्यूम आपके साथ डिक्रीज होता है? दैट इज़ योर एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. दो चीज़ें आपके साथ सेम होती है जिसमें रिस्पायरेटरी रेट आता है, वाइटल कैपेसिटी आती है. इंक्रीज़ जो होता है दैट इज़ टाइडल वॉल्यूम मिनट वेंटिलेशन, और डिक्रीज़ होते हैं TLC रेजिडुअल वॉल्यूम विल डिक्रीज़.
फिर है प्रोटो ऑन्कोजीन्स, तो ये आपको मैंने कहा था कि दे आर नॉर्मल जीन्स और रेगुलेट करते हैं सेल ग्रोथ को। मैकेनिज्म ऑफ प्रोपेनोलोल इन हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपरथायरॉयडिज्म में प्रोपेनोलोल का क्या काम है? ये आपके साथ इनहिबिट करता है पेरिफेरल कन्वर्जन ऑफ T4 टू T3 को। विच प्रोटीन डिफेक्ट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मारफान सिंड्रोम, तो मारफान सिंड्रोम में आपको फिब्रिलिन प्रोटीन का डिफेक्ट मिलता है। 30-year-old man falls from a height and lands on his shoulder, resulting in arm adduction, internal rotation and pronated forearm, जिसे हम कहते हैं waiter tip. Which part of the brachial plexus is most likely injured? तो waiter tip में आपके साथ कौन सा part of brachial plexus involve होता है? That is the upper trunk, C5 and C6. A patient is unable to raise and abduct his arm initially up to 15 degrees, but after 15-degree passive movement of the arm is possible. Which of the following muscle is damaged? तो ये बंदा जो है he is unable to raise and abduct the arm initially up to 15 degrees, और 15 डिग्रीज के बाद ठीक ठाक है, तो ये काम जो है इसका मसल जो डैमेज है 15 डिग्री तक सुप्रास्पाइनेटस करवाता है, 15 to 90 deltoid है, above 90 serratus anterior और trapezius है। An adult was hit on dorsum surface of the wrist joint. Which tendon might get damage while passing through extensor retinaculum second compartment? तो extensor retinaculum second compartment में जो चीज़ पास होती है that is extensor carpi radialis longus। अच्छा, दो कंपार्टमेंट्स हैं, ये आपने याद रखने हैं एक्सटेंसर रेटिनाकुलम के। फर्स्ट कंपार्टमेंट में आपके साथ एक्सटेंसर और एबडक्टर आता है, एक्सटेंसर पॉलिसिस ब्रेविस है और एबडक्टर पॉलिसिस लॉन्गस है। और सेकंड कंपार्टमेंट में आपके साथ एक्सटेंसर कार्पाई रेडियलिस लॉन्गस ECRL, इसे हम ECRL कहते हैं, तो ये सेकंड कंपार्टमेंट में आपको मिलेगा। Patient underwent thyroid surgery, later developed tetany and now present with muscle twitching and seizures. Which of the following abnormality is responsible? तो पेशेंट को थायराइड सर्जरी हुई, टेटनी वगैरह, मसल ट्विचिंग, ये कैल्शियम की वजह से, हाइपोकैल्सीमिया की वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। ठीक है, पेशेंट को टेटनी, मसल ट्विचिंग, सीजर्स क्लासिक साइंस हैं हाइपोकैल्सीमिया के। फिर है यंग फीमेल presents with chronic dry cough and fatigue, chest x-ray shows bilateral hilar lymphadenopathy, serum calcium levels are elevated, lymph node biopsy reveals non-caseating granuloma. Which occasional asteroid body with occasional asteroid bodies, what is the most likely diagnosis? तो इसमें सिंपल आसान MCQ है, बायलैटरल हाइलर लिम्फेडेनोपैथी आपको दी है, नॉन केसिएटिंग दे दिया, तो आंखें बंद करके आपने सार्कोइडोसिस को पिक करना है। सार्कोइडोसिस में आपको नॉन केसिएटिंग ग्रेनुलोमा मिलती है और इसमें सेंट्रल नेक्रोसिस नहीं होती। नॉन केसिएटिंग का मतलब जिसमें सेंट्रल नेक्रोसिस नहीं होगी। यू विल सी एपिथेलियोइड सेल्स, आपको जाइंट सेल्स भी नज़र आएंगे, मैक्रोफेजेस भी नज़र आते हैं, टी लिम्फोसाइट्स इन द पेरिफ्री, और वो आपके साथ इम्यून रिस्पॉन्स करते हैं। एस्टेरॉयड बॉडीज़ भी आपको सार्कोइडोसिस में मिल सकते हैं। ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन इज़ कॉज्ड मेनली बाय, तो ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन कौन कॉज करवाता है? इट इज़ कॉज्ड बाय द एपिथेलियोइड मैक्रोफेजेस। जो एपिथेलियोइड मैक्रोफेजेस है वो आपके साथ ग्रेनुलोमेटस इन्फ्लेमेशन कॉज करवाएंगे। हाइपर वेंटिलेशन लीड्स टू विच एसिड बेस डिस्टर्बेंस, तो हाइपर वेंटिलेशन में आपके साथ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होती है, ऑप्शन डी। क्योंकि हाइपर वेंटिलेशन में PCO2 represents the partial pressure of carbon dioxide in arterial blood। हाइपरवेंटिलेशन में आपके साथ इंक्रीज अल्वियोलर वेंटिलेशन होती है जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एक्सहेल होता है। जब ज़्यादा एक्सहेल होगा तो PaCO2 डिक्रीज़ हो जाएगा, इट विल कॉज रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अगर डिक्रीज सेरेब्रल परफ्यूजन है तो इट मे कॉज हाइपोक्सिया, बट इट डज नॉट डायरेक्टली डिक्रीज PaCO2। हाइपोवेंटिलेशन में CO2 रिटेंशन हो जाती है, PaCO2 इंक्रीज़ होता है, और हाइपोवेंटिलेशन में आपको
रिस्पायरेटरी एसिडोसिस मिलेगा। हाइपर वेंटिलेशन में रिस्पायरेटरी अल्कलोसिस आपको मिलेगी और हाइपो में रिस्पायरेटरी एसिडोसिस। सीओपीडी यूजुअली क्रॉनिक CO2 रिटेंशन उसमें आपको मिलती है, उसमें इंक्रीज PaCO2 मिलता है। ठीक है, आपको COPD में क्रॉनिक CO2 रिटेंशन मिलेगी और इंक्रीज PaCO2 मिलेगा। इन DKA डायबिटिक कीटोएसिडोसिस द कैरेक्टरिस्टिक आर्टीरियल ब्लड गैस फाइंडिंग is metabolic acidosis. Which of the following best explains the change in PaCO2? Change in PaCO2 आपको DKA में क्या मिलता है? तो PaCO2 is डिक्रीज ड्यू टू कंपेंसेटरी रेस्पायरेटरी अल्कलोसिस की वजह से, कोस्मॉल ब्रीदिंग की वजह से PaCO2 डिक्रीज होता है ड्यू टू कंपेंसेटरी रेस्पायरेटरी अल्कलोसिस। DKA में आपको PA पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो आपके साथ डिक्रीज होगा क्योंकि रेस्पायरेटरी अल्कलोसिस हो जाती है कोस्मॉल ब्रीदिंग की वजह से। Patient with chloroquine resistance malaria receive an alternative drug and develop hemolysis with bite cells. Which enzyme deficiency explains this? तो bite cells और hemolysis आपको मिलती है G6PD में, ये again repeated है। 4-month-old infant is brought by his mother due to poor feeding, seizures and developmental delay. On examination he has hypotonia, hypothermia and kinky hair. Lab tests reveal low serum copper levels and serum ceruloplasmin levels. Which of the following is your diagnose? तो जब भी आपको किन की हेयर मिला, ठीक है, हाइपोटोनिया, हाइपोथर्मिया, ये आपको मेनकीज डिजीज़ में मिलते हैं। मेनकीज डिजीज़ में आपको ये चीज़ें मिलती हैं। तो इसमें आपको एक्स लिंक रिसेसिव है, ATP7A म्यूटेशन होती है और कॉपर की एब्जॉर्प्शन या ट्रांसपोर्ट में मसला होता है। पेशेंट को सीजर्स होंगे, हाइपोपिगमेंटेड हेयर होगा पेशेंट को, किन की हेयर जिसे हम कहते हैं, हाइपोथर्मिया और वेस्कुलर फ्रेजिलिटी आपको मिलेगी। लैब्स में सीरम कॉपर कम होगा और सीरम सेरुलोप्लाज्मिन भी कम होगा। फिर 1 कार्बन कैरियर में आपने बायोटिन याद रखना है, 1 कार्बन ट्रांसफ़र में आपने फोलेट याद रखना है। 1 कार्बन ऐड 1 कार्बन में भी आपने बायोटिन याद रखना है। प्लेटलेट रिलीज विच मीडिएटर ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन? तो प्लेटलेट्स जो आपके साथ मीडिएटर रिलीज़ करता है ड्यूरिंग इन्फ्लेमेशन, दैट इज़ योर सेरोटोनिन, ऑप्शन बी। 60-year-old patient with long-standing mitral stenosis presents with palpation. ECG shows absent P wave and an irregular ventricular rhythm. What is the mechanism responsible for irregular RR interval? तो irregular RR interval में आपको रैंडम एक irregular atrial depolarization, chaotic atrial depolarization आपको इसमें मिलेगी, ठीक है। इर्रेगुलर RR आपको रैंडम chaotic atrial depolarization से मिलती है। एट्रियल फिब्रिलेशन में मल्टीपल एक्टोपिक एट्रियल इम्पल्सेस आपके साथ फायर होते हैं chaotically। chaotically का मतलब है irregularly या abnormally, causing variable AV node conduction and irregular RR interval। तो अगर एट्रियल इम्पल्स abnormally रिलीज़ हो रहे हैं, ये AV नोडल कंडक्शन को भी वेरिएबल बना देगा और RR इंटरवल को भी इर्रेगुलर कर देगा। 45-year-old पेशेंट विद क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी आर्थराइटिस, उसको एंटीबायोटिक थेरेपी चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटीबायोटिक शुड बी अवॉइडेड ड्यू टू इट्स एडवर्स इफेक्ट ऑन जॉइंट्स एंड कार्टिलेज? तो ऐसा कौन सा एंटीबायोटिक है जिसके अफेक्ट्स हैं जॉइंट्स और कार्टिलेज पे? ये फ्लोरोक्विनोलोन्स जो है वो आपके साथ एडवर्स इफेक्ट करवाता है ऑन जॉइंट्स, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं इन आर्थराइटिस एंड ग्रोइंग इंडिविजुअल ड्यू टू रिस्क ऑफ कार्टिलेज डैमेज एंड टेंडिनोपैथी। फिर है पैरा अमाइनो हेप्यूरिक कॉन्सेंट्रेशन, हेप्यूरेट कॉन्सेंट्रेशन इन प्लाज्मा एंड यूरिन फ्लो रेट आर गिवन, व्हाट इज कैलकुलेटेड? PAH के लिए हम रीनल प्लाज्मा फ्लो, रीनल ब्लड फ्लो, रीनल प्लाज्मा फ्लो, तो इसमें रीनल प्लाज्मा फ्लो
जो है pH हमें बताता है it is almost completely cleared from plasma in one pass through the kidney, so its clearance approximates renal plasma flow. Infective endocarditis with fatigue on gingiva and sclera tricuspid valve involve most likely organism क्या है? तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस विद पेटिक ऑन जिंजाइवा एंड स्क्लेरा ट्राइकस्पिड वॉल्व भी इन्वॉल्व है, तो इसमें जो लाइकली ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ योर स्टेफ ऑरियस, ऑप्शन सी। जब भी ट्राइकस्पिड वॉल्व एंडोकार्डाइटिस की बात आ जाए तो इट इज़ कॉज्ड बाय स्टेफ ऑरियस, स्पेशली इन आईवी ड्रग एब्यूजर्स। विजुअल कॉर्टेक्स जो है लोकेटेड इन विच लोब एंड विच न्यूक्लियस रिलेज विजुअल सिग्नल्स, तो ये विजुअल कॉर्टेक्स आपके साथ ऑसिपिटल पीछे वाले लोब में होता है, और ऑसिपिटल में इसमें न्यूक्लियस रिले जो है दैट इज़ लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। प्राइमरी विजुअल कॉर्टेक्स आपके साथ ऑसिपिटल लोब में होता है, विजुअल इम्पल्स रिले वाया द लैटरल जेनिकुलेट बॉडी। Lesion of right optic tract will cause which visual field defects? तो right optic tract में लीजन है, तो इसमें आपके साथ कौन सा विजुअल फील्ड डिफेक्ट होगा? ऑप्टिक ट्रैक्ट में आपके साथ ऑप्शन नंबर सी लेफ्ट होमोनोमस हेमनोपिया आपको मिलेगी। ऑपोजिट साइड पे होमोनोमस होमोनोपिया मिलेगी, हेमिनोपिया हेमियनोपिया if there is right optic tract lesion. A patient presents with body ache, constipation, confusion, lethargy. इसमें मोस्ट लाइकली कौन से इलेक्ट्रोलाइट की एबनॉर्मेलिटी है? बॉडी एक्स है, कॉन्स्टिपेशन है, कन्फ्यूजन, लेथार्जी, तो दिस इज़ हाइपोकैल्सीमिया, ऑप्शन हाइपरकैल्सीमिया सॉरी। हाइपरकैल्सीमिया में स्टोन्स, बोन्स, ग्रोन्स, साइकेटिक ओवरटोन्स आपको मिलते हैं। रीनल स्टोन्स, कैल्शियम फॉस्फेट और ये कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन्स बनते हैं। बोन पेन आपको मिलता है। ग्रोन्स का मतलब एब्डोमिनल सिम्टम्स जिसमें कॉन्स्टिपेशन वगैरह आते हैं, और साइकेटिक ओवरटोन्स में कन्फ्यूजन्स और डिजीनेस और इस टाइप के सिम्टम्स आपको मिलते हैं। ये सारे फीचर्स है, टिपिकल फीचर्स हैं हाइपर कैल्सीमिया के। ड्यूरिंग एक्सरसाइज एट हाई एल्टीट्यूड व्हाट हैपन्स टू रिस्पायरेशन? तो आप एक्सरसाइज कर रहे हो हाई एल्टीट्यूड पे, रिस्पायरेशन पे क्या अफेक्ट होगा? अमंग्स द फॉलोइंग देयर विल बी इंक्रीज्ड वेंटिलेशन। हाइपरटेंसिव पेशेंट है, उसको फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट चाहिए। विच क्लास ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव इज़ प्रेफर्ड इन अ पेशेंट विद लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी? तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में आपने कौन सा फार्माकोलॉजिक ट्रीटमेंट देना है? दैट इज़ योर ACE इनहिबिटर्स। एक पेशेंट को लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो उसमें आपने ACE इनहिबिटर्स देने हैं। विच स्ट्रक्चर पासिस थ्रू द वर्टिब्रल लेवल T12? तो वर्टिब्रल लेवल T12 के थ्रू क्या चीज़ पास होगी? दैट इज़ योर एओर्टा, ऑप्शन नंबर बी। एओर्टा passes through the diaphragm at the level of T12. A 20-year-old presents with jaundice, dark stools, pale urine, palpable spleen. Most likely diagnose क्या है? तो उसको जॉन्डस, डार्क स्टूल है, पेल यूरिन है और स्प्लीन भी पैल्पेबल है। दिस इज़ अ केस ऑफ हेमोलिटिक जॉन्डस, ऑप्शन नंबर सी। फिर है इसेंशियल या जिसे हम ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोस्थीनिया कहते हैं, उसमें आपके साथ डिफेक्ट कहाँ पे होगा? प्लेटलेट का कौन सा फंक्शन में आपको डिफेक्ट, प्लेटलेट के कौन से फंक्शन में आपको डिफेक्ट मिलता है? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी, प्लेटलेट एग्रीगेशन। तो जब भी ग्लैंड्समैन थ्रोम्बोस्थीनिया की बात आ जाए उसमें प्लेटलेट एग्रीगेशन की बात आपने करनी है। प्लेटलेट एडहेजन बर्नॉट सोलियर में आपने लिखना है, और डिस्ट्रक्शन ऑफ द प्लेटलेट्स की बात आ जाए तो दैट इज़ इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। ग्लैंड्समैन में एग्रीगेशन, प्लेटलेट एग्रीगेशन में मसला होता है, ठीक है, और आपके साथ प्लेटलेट प्लग नहीं बनता, तो आपको ब्लड स्मीयर पे नो प्लेटलेट क्लम्पिंग नज़र आएगी। अ फार्मर डेवलप्स प्रूरेटिक वेजिकुलर रैश ऑन हैंड्स 2 days आफ्टर एक्सपोजर टू पॉइजन आईवी। विच टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी इज़ दिस? तो ये कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस है, जिसमें टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी आपको मिलेगी। दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी,
टाइप 4 फिर है 20 ईयर फीमेल डेवलप सडन इचिंग यूरिटिकेरिया वीजिंग एंड हाइपोटेंशन within minutes of eating peanuts. Which immunological mechanism is responsible? तो ये भी आपके साथ एक एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है, तो दिस इज IgE मीडिएटेड मास्ट सेल डीग्रेनुलेशन। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। और फिर है अ न्यू बॉर्न डेवलप्स जॉन्डिस ड्यू टू RH इनकम्पेटिबिलिटी। व्हाट टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इज इन्वॉल्व्ड? तो RH इनकम्पेटिबिलिटी में टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी आपको मिलेगी। मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म कॉजिंग मेनिंजाइटिस इन एडल्ट्स, तो एडल्ट्स में आपके साथ स्ट्रेप्टोनीमोनिया की वजह से मेनिंजाइटिस होता है। इसमें ये एक प्रॉपर निमोनिक है, ये आपने याद रखना है। 0 to 6 मंथ्स में बेल याद रखना है, BEL, ठीक है। चिल्ड्रन 6 मंथ्स टू 6 ईयर में आपने SNH याद रखना है, SNH, ठीक है। और ये सेम चीज़ आपको 6 to 60 ईयर्स में भी मिलेगा, SNH, ठीक है। लेकिन यहाँ पे H से HSV आता है और 6 to 6 ईयर्स में देयर इज़ इन्फ्लुएंजा, ठीक है। फिर इसके बाद है पेशेंट टेकिंग वारफरिन इज प्रिस्क्राइब्ड सिमेटिडीन आफ्टर अ फ्यू डेज INR इंक्रीजेज, व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म ऑफ दिस ड्रग इंटरेक्शन? तो पेशेंट वारफरिन ले रहा है, उसको सिमेटिडीन प्रिस्क्राइब किया, INR इंक्रीज हुआ, तो मोस्ट लाइकली मैकेनिज्म ऑफ दिस ड्रग इंटरेक्शन क्या है? अमंग द फॉलोइंग। मैं हर क्वेश्चन को यहाँ तक इसलिए लाता हूँ ताकि आप यहाँ पे इसको पॉज करके ख़ुद ही इसको गैस लगाएं। ये दिस इज़ अ रीड अलॉन्ग सेशन, ये सिर्फ रिविजन पर्पसेस के लिए ये वीडियोस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ले आता हूँ, आप ख़ुद गैस लगा के फिर मेरा आंसर सुने ताकि आंसर्स आपको रट्टा होने चाहिए। ये वाले सारे MCQs जो SKs में हैं ये तो आपको फिंगर टिप्स से याद होने चाहिए, बाकी एक्स्ट्रा जो है आपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं। तो डिक्रीज हेपेटिक मेटाबॉलिज्म ऑफ वारफरिन, आपको ये चीज़ मिलेगी। फिर इसके बाद है स्टेटूरिया इन क्रॉनिक पैंक्रेटाइटिस इज़ प्राइमरली सीन ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ, स्टेटूरिया आपको मिलती है ड्यू टू डिफिशेंसी ऑफ लाइपेज। ऑटो इम्यून पैंक्रेटाइटिस इज़ एसोसिएटेड विद विच एंटीबॉडी? तो ऑटो इम्यून पैंक्रेटाइटिस में आपको कौन सी एंटीबॉडी मिलेगी? दैट इज़ योर IgG4। IgG4 आपको मिलती है ऑटो इम्यून पैंक्रेटाइटिस में, ठीक है। ये मुझे भी नहीं पता था, अभी पता लग गया कि IgG4 है। सेला टर्शिका इज़ लोकेटेड इन विच बोन? तो सेला टर्शिका आपके पास फिनोइड बोन में होता है। अ पेशेंट प्रेजेंट्स विद हाइपोनेट्रीमिया, नॉर्मल पोटेशियम लेवल, यूरिन ऑस्मोलैरिटी 610 है और यूरिया उसका लो है, तो इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोस क्या हुआ? दिस इज़ अ केस ऑफ SIADH। इन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक व्हाट हैपन्स टू रीनल ब्लड वेसल्स? तो रीनल ब्लड वेसल्स में यू गेट वेजो कंस्ट्रिक्शन ऑफ रीनल वेसल्स। फिर है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पायोग्लिटाजोन क्या है? तो ये आपके साथ PPAR अल्फा को एक्टिवेट करता है पायोग्लिटाजोन। फंक्शन ऑफ एपिडिडमस क्या है? एपिडिडमस आपके साथ स्पर्म मेचुरेशन और स्टोरेज करवाएगा। प्रेग्नेंट वुमेन विद रिकरेंट फीवर एंड हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन, तो एक प्रेग्नेंट वुमेन है उसको रिकरेंट फीवर है और साथ में हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशंस भी है। इसका मोस्ट लाइकली डायग्नोज आपके साथ क्या बनता है? रिकरेंट फीवर, हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन, डेंगी बन रहा है, ऑप्शन बी, दैट इज़ योर डेंगी। Patient reports sudden visual loss in the upper quadrant of the visual field in one eye. Which structure is most likely affected? तो इसमें जो structure affected है that is your Mayer's loop. Lesion in the Mayer loop of the temporal lobe causes contralateral superior quadrantinopia due to disruption of the inferior retinal fibers. फिर है बेस्ट मेथड टू मेजर GFR क्लिनिकली, तो क्लिनिकली GFR को हम क्रेटिनिन क्लियरेंस से मेजर करते हैं। बेस्ट तरीका ये है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल यूज़ ऑफ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स, तो एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स का सबसे इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल यूज़ क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इसको हम यूज़ करते हैं ब्रोंकोडाइलेशन इन COPD में।
ब्रोंकोडाइलेशन इन सीओपीडी, वाई आर स्टीरॉयड्स गिवन इन शॉक, स्टीरॉयड्स हम शॉक में क्यों देते हैं? तो अमंग्स द फॉलोइंग क्या रीज़न है जो हम स्टीरॉयड को शॉक में देते हैं? बिकॉज स्टीरॉयड्स आपके साथ क्या करते हैं? इट रिड्यूसेस द कैपिलरी परमिएबिलिटी एंड इन्फ्लेमेशन, कैपिलरी परमिएबिलिटी को डिक्रीज़ करेंगे या रिड्यूस करेंगे और इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगे। इंक्रीज इफरेंट आर्टीरियोलर कंस्ट्रक्शन लीड्स टू, तो इफरेंट कंस्ट्रक्शन अगर आपके साथ इंक्रीज़ हुआ, ये मैंने ऑलरेडी SK21 में आपको एक्सप्लेन किया है कि इंक्रीज़ इफरेंट, अगर इफरेंट आपके साथ इंक्रीज़ हुआ, अगर एफरेंट आपके साथ इंक्रीज़ हुआ तो GFR पे क्या फ़र्क पड़ेगा? अगर एफरेंट इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, तो इससे डिक्रीज़ होता है, आपके साथ इंक्रीज़ होता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इन द ग्लोमेरुलस। A child develops migratory polyarthritis and carditis 2 to 3 weeks after a sore throat. Which mechanism explains this complication? तो चाइल्ड को माइग्रेटरी पोलीआर्थराइटिस है, साथ में कार्डाइटिस है 2 to 3 weeks आफ्टर अ सोर थ्रोट। तो विच मैकेनिज्म एक्सप्लेन्स दिस कॉम्प्लिकेशन, इसको एक्सप्लेन जो करता है दैट इज़ योर ऑप्शन सी, मॉलिक्यूलर मिमिक्री बिटवीन स्ट्रेप्टोकोकल एंटीजन एंड होस्ट टिश्यू। तो एंटीबॉडीज़ अगर फॉर्म हो गए अगेंस्ट स्ट्रेप्टोकोकल एम प्रोटीन, तो ये क्रॉस रिएक्ट करते हैं विद कार्डियक एंड जॉइंट टिश्यूज़ और इट लीड्स टू रूमेटिक फीवर वाया मॉलिक्यूलर मिमिक्री। 2 year old child presents with failure to thrive, पेल बल्कि स्टूल्स, नाइट ब्लाइंडनेस, ये सारे टिपिकल फीचर्स हैं विटामिन ए की डिफिशेंसी की वजह से। ड्रग कॉजिंग मेटालिक टेस्ट एंड नोजिया, तो मेटालिक टेस्ट के बारे में सबसे पहली चीज़ माइंड में आनी चाहिए, दैट इज़ मेटफॉर्मिन। एट रेस्पायरेटरी फेज विच लंग वॉल्यूम इज़ प्रेजेंट, तो रेस्टिंग रेस्पायरेटरी फेज पे, रेस्टिंग फेज पे आपको क्या चीज़ प्रेजेंट मिलती है? दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर डी, FRC, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अ बुलेट पेनेट्रेट्स द वॉल, द चेस्ट वॉल, विच स्ट्रक्चर इज इनकाउंटर फर्स्ट आफ्टर द इंटरनल थोरेसिक मसल, तो इंटरनल थोरेसिक मसल के बाद जो सबसे पहले चीज़ आता है दैट इज़ योर एंडोथोरेसिक फेशिया, ऑप्शन ए। एंडोथोरेसिक फेशिया लाइज बिटवीन द इंटरनल थोरेसिक मसल एंड द पैराइटल प्लूरा। फिर है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एंटीरोकोकस फीकैलिस इन्फेक्शन, ई फीकैलिस इन्फेक्शन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? दैट इज़ योर एम्फिसिलिन, ऑप्शन नंबर बी। A patient with RTA presents in shock with unconscious tachycardia and hypotension. In addition to initial management, what should be added? तो इसमें आपने क्या ऐड करना है? You have to add steroids. 2/3 of the increase in thoracic capacity during inspiration is caused by, तो 2/3 of increase आपके साथ is caused by your diaphragm contraction, option number B. A patient with chronic alcoholism presents with neurological symptoms, laboratory analysis पे deficiency of pyruvate dehydrogenase activity आपको मिलेगी। Which vitamin is most likely deficient? तो that is your thiamine B1. A patient presents with edema and proteinuria, kidney biopsy shows segmental sclerosis of glomeruli. Which additional feature is often associated with this condition? तो इस condition के साथ जो एडिशनल फीचर एसोसिएट है दैट इज़ योर पॉलीसाइथीमिया, ऑप्शन नंबर ए। फिर इसके बाद है कैंसर पेशेंट रिसीविंग कीमोथेरेपी डेवलप नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया, विच ट्रीटमेंट इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट? तो इसके लिए जो सबसे अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है दैट इज़ योर एरेथ्रोपोइटिन। अ 3 month old infant presents with small head, flat facial profile, upward slanting palpebral fissures, protruding tongue and small low set ears. Which genetic disorder is most likely? तो इसमें कौन सा genetic disorder आपको मिलेगा? That is a case of Down syndrome. A patient is treated with naloxone for opioid overdose. After 45 minutes, opioid toxicity symptoms reoccur. What is the most likely explanation? तो naloxone for opioid overdose ले रहा है, तो इसमें द मोस्ट लाइकली एक्सप्लेनेशन क्या है? दैट इज़ शॉर्ट हाफ लाइफ ऑफ नैलोक्सोन। फिर है वुमेन प्रिपेयर्स अ फैमिली मील,
3 hours later, everyone develops nausea and vomiting. Which organism is the most likely cause? तो वुमेन आपके साथ फैमिली मील तैयार कर रही है, 3 hours later एवरी वन डेवलप नोजिया एंड वॉमिटिंग, तो इसका मोस्ट लाइकली कॉज क्या है? दैट इज़ बिकॉज ऑफ स्ट्रेफ ऑरियस. एक्यूट रूमेटिक फीवर डेवलप्स आफ्टर विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन? तो एक्यूट रूमेटिक फीवर आपको मिलता है आफ्टर ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस फेरेंजाइटिस के बाद. In acute inflammation, the formation of an exudate is primarily due to. acute inflammation में formation of exudate किस वजह से होती है? Due to ऑप्शन नंबर सी increased vascular permeability की वजह से. फिर है Langhans giant cells are typically found in. तो Langhans giant cells आपको मिलते हैं granulomatous inflammation में. ठीक है, Langhans giant cells आपको मिलेंगे granulomatous inflammation में. Patient presents with sore throat, fatigue, epistaxis and recovery. Platelet count is elevated. What is the most likely explanation? That is your reactive thrombocytosis. Long-term use of glucocorticoid increase the risk of which complication? So it will increase the risk of osteoporosis. Which of the following describes the role of glucocorticoid inflammation? तो ग्लूकोकोर्टिकोइड में सप्रेस साइटोकाइन प्रोडक्शन एंड टी सेल प्रोलिफरेशन. इन रूमेटिक हार्ट डिजीज विच वाल्व इज मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड? रूमेटिक हार्ट डिजीज में आपके साथ माइट्रल वाल्व सबसे कॉमनली अफेक्ट होता है. अ फीमेल डाई सडनली. ऑटोप्सी रिवील medial necrosis of descending aorta. Genetic testing show suggest a connective tissue disorder. Most likely diagnosis इसका क्या है? तो सडनली रिवील्स मीडियल नेक्रोसिस है डिसेंडिंग अयोर्टा का, और कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर भी है. एहलर-डैनलस या मॉर्फन में एक हो सकता है. अच्छा, फीमेल डाई सडनली, यहाँ पे आपका फर्स्ट पेपर ख़त्म हो जाता है. ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ये आपके साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन इसका आंसर आप याद रखो कि एक फ़ीमेल है, शी डाई सडनली. Autopsy reveals medial necrosis of the descending aorta. ठीक है, और जेनेटिक टेस्टिंग में अ कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर आपको नज़र आ रहा है. तो नेक्रोसिस ऑफ द डिसेंडिंग एओर्टा, दिस इज़ अ केस ऑफ एहलर-डैनलस या मार्फान, इन दोनों में से होगा. लेकिन मीडियल नेक्रोसिस, और इसको मैं कंफर्म करता हूँ, आपको इसका करेक्ट आंसर मैं एक सेकंड में बता दूँगा. जस्ट गिव मी अ सेकंड. अच्छा, बिफोर क्लोजिंग दिस वीडियो आई विल रिक्वेस्ट यू गाइस कि ये सारी एफर्ट्स मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, तो आप काइंडली, आपका कुछ नहीं जाएगा सब्सक्राइब करने से, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, प्रेस द बेल आइकन. अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करो ताकि इससे आपको भी फ़ायदा हो, आपके फ्रेंड्स को भी फ़ायदा हो. अच्छा, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ योर मार्फान सिंड्रोम. ठीक है, जो मीडियल नेक्रोसिस ऑफ एओर्टा, इसे हम कहते हैं सिस्टिक मीडियल डीजेनरेशन. ये आपके साथ पैथोलॉजिकल फाइंडिंग होती है मार्फान सिंड्रोम में, और ये आपके साथ एओर्टिक, इट कैन आल्सो लीड टू एओर्टिक एनोरिज्म एंड एओर्टिक डाइसेक्शन, जिसकी वजह से पेशेंट को सडन डेथ हो सकता है. ठीक है, तो मार्फान सिंड्रोम में आपके साथ FBN1 जीन, फिब्रिलिन 1 में आपके साथ म्यूटेशन होती है या डिफेक्ट होता है, और वीक कनेक्टिव टिश्यू आपको मिलता है एओर्टिक एरिया में, और यू विल फाइंड सिस्टिक मीडियल डीजेनरेशन. ठीक है, तो दैट्स वाई द करेक्ट आंसर हेयर इज़ मार्फान सिंड्रोम. जो एहलर-डैनलस है, ये एक कोलेजन का डिफेक्ट है. इसमें आपको हाइपर एक्सटेंसिबल स्किन या हाइपर मोबाइल जॉइंट्स मिलेंगे, और इसमें सिस्टिक मीडियल नेक्रोसिस नहीं मिलेगी. जो थर्ड नंबर है लुईस डाइट्स सिंड्रोम. लुईस डाइट्स सिंड्रोम जो है, इसमें TGF बीटा रिसेप्टर में आपको म्यूटेशन मिलती है. ठीक है, और आर्टीरियल टॉर्चरस या टॉर्टुसिटी आपको मिलती है.
ये आपके साथ जो है एनोरिज्म कॉज करवाता है, और टर्नर के बारे में आप ऑलरेडी जानते हो। सो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड इंशाल्लाह सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।